तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग राजनीति के तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे जी? राजनीति से तीसरा चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। समझ गए? जन संघर्ष, लोगों का संघर्ष, यही पढ़ने वाले हैं। प्रतिस्पर्धा मतलब समझिए कि आपसी कंपटीशन दो राजनीतिक दलों या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच। और जन संघर्ष का मतलब कि सरकार से जब भी हम कुछ मांग करते हैं तो कई बार सरकार मान लेती है, कई बार नहीं मानती है। तो हम मनाने के लिए, अपनी मांग को जारी करवाने के लिए, सरकार की तरफ से कानून बनवाने के लिए हम लोग उस पर दबाव डालते हैं, और उस दबाव के दौरान हम लोगों को सरकार के साथ संघर्ष करना पड़ता है, आपसी टकराव करना पड़ता है। यहाँ पे जो पूरा चैप्टर है हम लोग उसमें, जैसे आज के घंटे में जो पढ़ेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा इसको समझेंगे, पिछला चैप्टर थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, और उसके बाद एक ही संघर्ष पढ़ेंगे आज, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। वो है बिहार छात्र आंदोलन। ठीक, बाकी के जो भी संघर्ष हुए हैं देश में, उसको कल। फिर राजनीतिक दल के बारे में, राजनीतिक दल के क्या कार्य है, उसको कार्य करने में क्या क्या समस्याएं आती है, समस्या का निवारण कैसे होगा, ये सब आगे की क्लास में हम लोग देखते जाएंगे। उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट में हम लोग कुछ पार्टी के बारे में भी पढ़ेंगे, कुछ क्षेत्रीय पार्टी और कुछ जो राष्ट्रीय पार्टी है उनके बारे में पढ़ेंगे, और चैप्टर हमारा खत्म होगा। अब ये 3 दिन में हो, 4 दिन में हो, जितने दिन में हो, तो आप लोग धैर्य बना कर रखें। और आज हम लोग चैप्टर पर, ठीक है? चलिए, तो हम लोग पढ़े लड़की लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं जन संघर्ष। हम लोग पिछला 2 चैप्टर जो पढ़े थे राजनीति वाला, थोड़ा सा उसमें जाइए और चीज को समझिए। हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा, उसमें सबसे पहले हम लोग जन संघर्ष को देखा था। जैसे बेल्जियम का जन संघर्ष देखे, जैसे हम लोगों ने नेपाल का देखा, नेपाल का अभी भी देखो वर्तमान में, श्रीलंका का देखे थे, यूगोस्लाविया देखे, आयरलैंड देखे, भारत के भी देखे। हम देख रहे थे हर जगह जन संघर्ष होते रहते हैं, देखे थे। जन संघर्ष क्यों होते हैं वो भी देखे थे। और उसमें था लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, क्यों साझेदारी होनी चाहिए, सत्ता में बंटवारा क्यों होना चाहिए, उसको भी समझे थे। दूसरे चैप्टर में भी हम लोग उसी से संबंधित पढ़े थे आधा हिस्सा, जिसमें संघवाद के बारे में पढ़े थे। एक संघ के का नियम होते हैं, शर्त होते हैं, वो पढ़े थे। बाद में अपना पंचायती व्यवस्था पढ़े थे, वो भी पढ़े थे। आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के शीर्ष बिंदु पर बैठने वाला व्यक्ति ऐसा स्वतंत्र नहीं है कि वह मनमानी करता रहे। हम लोग पीछे के क्लास में पढ़े हैं, या अभी भी देखो, लोकतंत्र में क्या होता है, सत्ता के बंटवारा कर दिया जाता है। इसलिए जो सबसे ऊंचे पद पे रहता है, जैसे अगर हम लोग अपने देश में बात करें तो सबसे ऊंचा पद है राष्ट्रपति का, लेकिन राष्ट्रपति का सारा काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। यानी वास्तविक रूप में देखो तो सबसे ऊंचा पद कौन सा है? प्रधानमंत्री का। ठीक है, ऐसे राष्ट्रपति का, लेकिन वास्तविक रूप से पावरफुल कौन है? प्रधानमंत्री। यानी उसी का ऊंचा पद है कार्य के रूप में, देखो कार्यपालिका के रूप में। तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री हमारे देश का अपना मनमानी करेगा, इतना वो स्वतंत्र नहीं है कि जो हमको मन करेगा वो हम करेंगे। आपके ऊपर भी दबाव डाला जाएगा, आपको भी कुछ बाउंड्रीज हैं, उस बाउंड्री के बाहर आप नहीं जा सकते, उस सीमा के बाहर जा करके आप कार्य नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ वही बताया गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के जो शीर्ष बिंदु पर, यानी सबसे ऊंचे पद पे बैठा रहता है, वो भी इतना स्वतंत्र नहीं है कि अपना मनमानी करे। सत्ताधारी किसी भी स्थिति में अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव एवं दबावों से अलग नहीं हो सकता है। जो सत्ता में रहता है उसके ऊपर दबाव पड़ता है। देखो, दबाव के दबावों लिख गया, दबावों और प्रभावों से अलग नहीं हो सकता, उस पर कुछ न कुछ प्रेशर रहता ही है। वो किसी राजनीतिक दल का हो या कोई दबाव समूह का हो या जैसे हो, उन पे दबाव रहता है और उनको दबाव में रहना पड़ता है। या किसी संस्था का हो, कई बार जैसे होता है कि कार्यपालिका पर न्यायपालिका का दबाव रहता है, विधायिका का दबाव रहता है, तो इस तरह से वो दबाव में रहते हैं।
लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी आदर्श व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज में रहने वाले विभिन्न व्यक्ति के पारस्परिक हितों में टकराव चलते रहता है। जिस देश में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ पे आपसी टकराव चलेगा ही चलेगा, चाहे वो जनता के बीच हो, एक समूह से दूसरे समूह का, या फिर जनता और सरकार के बीच हो, या फिर सरकार और अन्य संस्था जैसे न्यायपालिका विधायिका जो है उनके बीच टकराव हो, जैसे भी हो टकराव चलते रहता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था है जेकरा में अपने हित को लेकर के हमेशा टकराव चलता है। लोग अपने हित के लिए मांग करते हैं सरकार से, जब सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो आपसी टकराव होते रहता है। ठीक, तो इस तरह के यहाँ पे टकराव चलते रहता है। ये लोकतंत्र की एगो खासियत है। ये कहो कि इन टकरावों में ही लोकतंत्र का विकास हुआ है। जितने टकराव होता है लोकतंत्र उतना ही बेहतर होता है, क्योंकि वहाँ लोगों को अपनी बात रखने को मौका मिलता है, उनके हितों का ध्यान रखा जाता है। तो ये भी कहा जाता है कि लोकतंत्र का जो विकास हुआ है वो जन संघर्ष से ही हुआ है, टकरावों से ही हुआ है। ठीक, चाहे कहीं भी हुआ हो। इधर देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की व्यवस्था है कि उसे परस्पर विरोधी विभिन्न भागों एवं दबावों के बीच संतुलन एवं सामंजस्य बनाना पड़ता है। जहाँ पे भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, सरकार की ये मजबूरी है, वो विवश है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है तो टकराव तो होगा ही। अपने हक की मांग को लेकर के दो समूहों के या दो से अधिक समूहों के बीच टकराव चलते रहेगा, और सरकार की ये ड्यूटी होती है कि उन टकरावों के बीच वो सामंजस्य स्थापित करे, यानी उन टकरावों को वो कम करे, उनको एक में बांध के रखे। ये काम किसका है? जो सरकार में है, जो सत्ता में है, उसकी ये ड्यूटी होती है। तो हमेशा उनको इन सब चीज़ों से जूझना पड़ता है, हमेशा चलता रहेगा। हम लोग अपने देश में देखो, कभी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, महिलाओं के अधिकार के नाम पर, बच्चों के अधिकार के नाम पर टकराव चलते रहता है। कई बार समाज के दो समूहों के बीच टकराव चलता है तो वहाँ भी सरकार उसके बीच सामंजस्य स्थापित करने की प्रयास करती है। कई बार सरकार और जनता के बीच डायरेक्ट चलता है तो वहाँ पे भी प्रयास किया जाता है उसको ख़त्म करने का। तो ये चीज़ उसको करना ही पड़ता है। अब इसमें देखिए, समाज में हम लोग रहते हैं। अब जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहाँ अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग जाति के हो सकते हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग लिंग है, अलग अलग क्षेत्र के भी लोग हैं, और इन सबों की अपनी एक विचारधारा है और इनकी अपनी एक मांग है। जैसे जादव में है तो कहता है, मांग करता है हमेशा कि हमको अहिर रेजिमेंट चाहिए, मतलब सेना में एक रेजिमेंट अहिर का मांग चल रहा है। हम लोग के छात्रों का हमेशा मांग चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, सेंटर सही जगह नहीं जा रहा है, एग्जाम कैंसिल हो रहा है, इन सब चीज़ों में सुधार हो। किसानों की हमेशा मांग चल रही है कि हमारा सब्सिडी दिया जाए, हमारा कर्ज माफ़ किया जाए, बिजली कम दाम पर उपलब्ध कराया जाए। हर व्यक्ति का अपना मांग चल रहा है। ठीक, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं और कई बार क्या होता है कि इन विचारकों का जो विचार है वो आपस में टकरा जाते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को हम मांग रहे हैं। जैसे मान लो हम मांग रहे हैं, जैसे कोई मजदूर है, मजदूर कह रहा है कि अब फिर उठा क्या रहा है, आपकी गिरल तो फोड़ दूँ आँख। मान लो कोई मजदूर है, वो मांग कर रहा है, मजदूर वर्ग के लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा वेतन बढ़ना चाहिए या काम के घंटा 8 से 6 करना चाहिए। मान लो एक एग्जाम्पल कि 8 से कितना कर दीजिए, 6। ये पूरे मजदूर वर्ग की मांग है। जैसे ही सरकार मजदूर वर्ग की बातों को मानेगी, पूंजीपति वर्ग को क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, उसको नुकसान होगा। तो एक को भला करने के लिए दूसरे को क्या करना पड़ता है, नुकसान। यहाँ पे जब आरक्षण की बात की गई कि हमको आरक्षण, अब मान लो आरक्षण कह के हमको 50% आरक्षण कर दीजिए, जैसे ही एक वर्ग आरक्षण की मांग करेगा दूसरा वर्ग उसका विरोध करेगा, क्योंकि मान लो लोअर कास्ट वाला लोग आरक्षण की मांग कर रहा है कि हमको आरक्षण दीजिए और बढ़ा के, तो अपर कास्ट वाला के घाटा लगेगा, उसमें उसका नुकसान होगा। क्या कि यहाँ फिक्स हो जाएगा कि ई कास्ट के लोग के नौकरी में यहाँ जाना है तो जाने हैं। मतलब समझे, यहाँ मान लो 10% आरक्षण आ गया तो 100 लोगों में से 10 लोग एकदम फिक्स है कि कौन जाएगा, लोअर कास्ट के, नहीं तो ये सीट खाली रहेगा।
बचा 90 गो, उन 90 में अपर कास्ट वाला भी रहेगा और लोअर कास्ट वाला भी रहेगा, दोनों रहेगा। तो अब बताओ यहाँ पे 10 गो जब है, ये आरक्षण नहीं रहता, इसमें से 1-2 सीटों को ये अपर कास्ट वाला लेता। जब आरक्षण नहीं रहता था ये फिक्स हो गया कि ना ये पर लोअर कास्ट जाएगा, आना तो ये खाली रहेगा। अगर ये व्यवस्था नहीं होती तो जरूर इसमें 2-4 गो अपर कास्ट के जाता। इसको बढ़ा के वो कह देवे कि नहीं 40% कर दीजिए, यानी 100 में से 40 गो लोअर कास्ट के, आई 60 गो नहीं, 60 में लोअर अपर सब रहेगा। मान लो ये मांग चल रहा है, क्या अपर कास्ट वाला इस बात के लिए तैयार होगा? मान लो 40 गो ई में फिक्स है, अगर 10 को इसमें से ले लिया तो 50 गो तो ऐसे ही चल गया, ये 50 गो के बेचारा के लड़के ले पड़ेगा। इसको 40 गो ऐसी सीट मिल जाएगा कि ये में रहेगा लोअर कास्ट के, कम योग्यता है फिर भी उसको दे दिया जाएगा। अपर कास्ट के ज़्यादा योग्यता है तो उसको नहीं मिलेगा, और लोअर कास्ट के कम योग्यता है फिर भी आरक्षण के नाम पर उसको मिल जाएगा। तो वो उसका विरोध करेगा कि नहीं करेगा? तो एक अपर कास्ट के लोग हैं, एक लोअर कास्ट के लोग हैं, दोनों अपने जगह सही है। लोअर कास्ट वालों का कहना है कि कई वर्षों तक हमारा शोषण किया तुम लोग, इसलिए हम पीछे रह गए, तो हमको आरक्षण देकर के आगे बढ़ाया जाए, सही मांग है उनका। अपर कास्ट वाला एक कहना है कि जो किया सो किया, हमको काहे कह रहा है, हम में योग्यता है, हमको न रख के इसको रखेगा कम योग्यता के लिए। तो कम योग्यता वाला को तो जाहिर सी बात है ज़्यादा योग्यता वाला जो व्यक्ति उसके जितना काम तो कम योग्यता वाला नहीं करेगा, तो व्यवस्था सही से नहीं चल पाएगी। या हम इतना मेहनत कर रहे हैं हमको नहीं दीजिएगा, जो मेहनत नहीं कर रहा है उसको दीजिएगा, तो उसको भी बुरा लगेगा, दोनों के बीच टकराव चलेगा, दोनों सरकार पर दबाव डालेगा। एक दबाव डाल रहा है सरकार से कि आरक्षण लागू कीजिए, एक सरकार पे दबाव डालेगा कि आरक्षण नहीं लागू कीजिए। अब सरकार पड़ गई है बीच में, करे तो क्या करे? तो सरकार दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करेगा। मांग किया 40 का, तो सरकार कहेगा कि चलिए 40 नहीं, आपको हम 20 दे दिए, 15 दे दिए, यानी 15% 20% आपको हम आरक्षण दे दिए। और उसको कहा कि चलिए 40 मांगा था 15 ही ना दिए, शांत बैठिए, दोनों पट्टी के कर लिया अपन बराबर। तो इस तरह से जब इन लोगों के बीच टकराव होता है तो सरकार कुछ अपना उपाय निकालती है और उनके बीच उस टकराव को कम करने का प्रयास करती है। और इन सब चीज को होने से लोकतंत्र के जड़ जो है वो काफ़ी मजबूत होता है। जब यहाँ पे लोगों को 15 या 20% आरक्षण मिला, इसका मतलब लोकतंत्र है, उसके बातों को सरकार ने सुना। और जब वहाँ पे पूंजीपति वर्ग वाला अपर कास्ट वाला जब वहाँ पे कर रहा था आंदोलन कि नहीं मिलना चाहिए 40%, उसकी भी बातों को ध्यान में रखा गया। और कितना रखा गया? 20, दोनों को। तो इसके लिए भी लोकतंत्र हो गया और इसके लिए भी लोकतंत्र हो गया, दोनों के लिए है। और इस तरह से लोकतंत्र विकसित होता है, उसकी जड़ें क्या होती है? मजबूत होती है। ठीक, ये कहा जाता है कि विरोधी मांगों एवं दबाव के बीच लोकतंत्र का होता है, फलता फूलता है। अगर लोकतंत्र में विरोध न हो तो फिर लोकतंत्र है ये नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है तो विरोध तो होगा। राजतंत्र तानाशाही इस सब में नहीं होता है, सैनिक शासन में होता है। आप मांगे नहीं कर सकते हैं, मांगेंगे तो सरकार का मन है तो देगा, राजा का मन है तो देगा, न मन है तो न देगा। आप कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे टकराव हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे लोकतंत्र है, क्योंकि ये सारी चीज़ें लोकतंत्र में ही होती है। आगे देखिए, प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष का अर्थ क्या होता है? सत्ताधारी और सत्ता में हिस्सादारी चाहने वालों के बीच होने वाले संघर्ष को, अगर हम राजनीति की भाषा में बात करें तो ऐसा नहीं है कि जनसंघर्ष मतलब यही होता है, लेकिन यहाँ पे हम बात करें या प्रतिस्पर्धा की जो बात करते हैं तो यहाँ पे राजनीति में तुमको यही समझना है कि एक है सत्ताधारी यानी जो सरकार में है, और एक समूह ऐसा है जो सरकार में नहीं है लेकिन सरकार में हिस्सेदारी चाहता है। अब जब इन दोनों के बीच टकराव होता है तो उसी को हम प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष कहते हैं। चीज समझ में आया? जैसे मान लो अभी बीजेपी की सरकार है, ठीक, सरकार में है, और हम लोगों को छात्रों का एक संगठन है, तो हम लोग अपना मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को नौकरी दो। असल में ये मांग करने का काम, मांगना और देना, ये दोनों काम किसका है? राजनीतिक दल का। यानी जो राहुल गांधी के विपक्ष में पार्टी है वो रखेगी, संसद में बात कहेगी कि लोगों को रोजगार दो, और सरकार के काम है, यानी जो बीजेपी की सरकार है उसका काम है रोजगार देना। लेकिन मान लो कि कांग्रेस भी वो काम नहीं कर रही है और बीजेपी भी वो काम नहीं कर रही है, तो ऐसे में क्या करता है? छात्र अपना संगठन बनाया और वो प्रदर्शन करेगा,
आंदोलन करेगा और सरकार से मांग करेगा कि हम लोगों को रोजगार दीजिए। तो इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है, सत्ता में हिस्सेदार बन रहा है। जब नौकरी मिलेगा तो आप उस नौकरी में जाइएगा तो सरकार के हिस्सा बन गए। सत्ता दो तरह से चलता है, एक होता है तुमको कैसे कहें अस्थाई, और एक होता है अस्थाई। जो बीजेपी की भी सरकार है वो क्या चीज है, अस्थाई सरकार है। वो आज है कल नहीं रहेगी। एक अस्थाई सरकार होती है, जैसे कोई आईएएस है, आईपीएस है, पुलिस है, आर्मी, ये सब क्या चीज है, ये सब अस्थाई सरकार है। दोनों सरकार के हिस्सा है, लेकिन एगो अस्थाई और एगो अस्थाई है। तो हम लोग यहाँ पे उसमें मांग करते हैं, तो यही चीज को हम जन संघर्ष कहते हैं। जब सत्ताधारी से आप सत्ता में मांग करिएगा तो क्या वो लेने देगा, पहले वो चाहेगा कि हम ना लेने दें, तो उसके लिए टकराव होता है, प्रदर्शन होता है, आंदोलन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जन संघर्ष। ये दो राजनीतिक दलों के बीच भी हो सकता है, दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच भी हो सकता है, और ये कई बार राजनीतिक दल और अलग अलग संगठन के बीच भी होता है। कि जैसे सरकार और छात्र संगठन में लड़ाई चल रहा है, सरकार और मजदूरों का जो संगठन है उसमें चल रहा है, सरकार और किसानों के संगठन में चल रहा है। तो ऐसे भी ये चलता है। और ये लोग सरकार को प्रभावित करने के दो तरीके हैं। एक की राजनीतिक दल में रह के, विपक्ष में रह के करते हैं, जैसे कांग्रेस कर रही है बीजेपी को प्रभावित। दूसरा होता है ये दबाव समूह। हम छात्रों ने अपना समूह बना लिया, सरकार से मांग की, सरकार कहा कि हम ना मानेंगे, तो कहा कि ठीक ना मानेगा तबे तो चुनाव, हम तो बात नहीं मानेंगे। तो सरकार को डर रहेगा, करे इसे के बात नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा, अगला साल ये सब वोट नहीं करेगा, हम इलेक्शन हार जाएंगे। तो चलो इसको बात सुनते हैं क्या मांग रहा है, और कुछ बातों को वो हमनी के मानेगा। क्यों मानेगा, क्योंकि उसको सत्ता में बने रहना है। ये क्लियर हुआ, सत्ताधारी और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच जब संघर्ष होता है तो उसी को हम प्रतिस्पर्धा या जन संघर्ष कहते हैं। और कहा जाता है कि पूरे विश्व में लोकतंत्र का जो विकास है वो इसी के माध्यम से हुआ है, प्रतिस्पर्धा और जन संघर्ष से ही हुआ है। किसी भी देश का देख लो, तुम दक्षिण अफ्रीका के देखो, लोकतंत्र की स्थापना हुआ बिना संघर्ष के। बिना संघर्ष के नेल्सन मंडेला 27-28 साल जेल में रह गए थे। अपने भारत में लोकतंत्र के देखो, बिना संघर्ष के अंग्रेजों से कितना साल से कम अगर नहीं लोता 1857 से तो ले सकते हैं। लगातार संघर्ष करते रहे, उसके बीच में तो छिटपुट हुआ, लेकिन वहां से तो लगातार चला है। ठीक, तुम्हें बोलिविया में देखो, वहां जन संघर्ष नहीं हुआ है, श्रीलंका में नहीं हुआ है, नेपाल में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई थी क्या वो बिना जन संघर्ष के हुआ है? जब भी लोकतंत्र के वहां पे स्थापना हुआ है पहले जन संघर्ष हुआ है। अभी जो भी परिस्थिति, हम पीछे की बात कर रहे हैं, जो लोकतंत्र था वो क्या बिना जन संघर्ष के आया है? जन संघर्ष हुआ है 2004 के बाद, और तब ये लोकतंत्र की स्थापना हुई है। ठीक, वहां पे भी तो जन संघर्ष चलवे किया अंग्रेज के खिलाफ, अमेरिका में भी था ना, अंग्रेज के भगा के अपन लोकतांत्रिक देश बनाया। किसी भी देश में देखो तो लोकतंत्र का जो स्थापना हुआ है वो जन संघर्ष से हुआ है। चलिए, ये सब तो गुलाम था, ब्रिटेन गुलाम नहीं है, ब्रिटेन में लोकतांत्रिक राजतंत्र है। क्या वहाँ पे लोकतंत्र बिना जन संघर्ष के हुआ आया है? वहाँ भी जनता ने अपने राजा के विरुद्ध क्या किया है? जन संघर्ष किया है। ठीक ना, वहाँ पे राजा हुआ करता था चार्ल्स प्रथम, मार दिया था सब, समझ गए। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ के, आप लोगों को आगे पढ़ना है, मैग्ना कार्टा 1266 में आया था, जो समझो कि एक छोटा सा संविधान था। गौरव पूर्ण क्रांति 1688 में, ये सब लोकतंत्र की स्थापना के पृष्ठभूमि तैयार हो रहा था, और तब जाके हुआ है। ऐसे ही नहीं कि राजा कहा कि चलिए हम अपन शासन खत्म करते हैं, लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। वहाँ पे धीरे धीरे विकसित हुआ है। इसीलिए वहाँ के संविधान में भी कुछ देखोगी तो लिखित है, कुछ अलिखित है, यानी बहुत सारी बातें लिखी हुई नहीं है। और वहाँ पे लोकतांत्रिक राजतंत्र है, यानी लोकतंत्र भी है और राजतंत्र भी है। कहीं भी जो लोकतंत्र का विकास हुआ है वो संघर्ष से ही हुआ है, टकरावों से ही हुआ है, समझ गए। ये भी कहा जाता है कि जन संघर्ष से लोकतंत्र मजबूत बनता है। जितने जन संघर्ष होगा लोकतंत्र उतना ही मजबूत बनेगा। उदाहरण के लिए आप बेल्जियम देख सकते हैं, वहाँ पे लोगों को अधिकार को सुना गया था और उनको हिस्सेदारी दिया गया, लोकतंत्र मजबूत हुआ। यूगोस्लाविया में देखो, वहाँ पे नहीं सुना, खत्म हो गया था। ठीक, तो ये जो जन संघर्ष लोकतंत्र को क्या करता है? मजबूत बनाता है।
लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के सहारे संभव है। अब ये जो संघर्ष होता है इसका अगर समाधान चाहिए तो समाधान के लिए चाहिए जनता का, यहाँ पे लामबंदी का मतलब होता है किसी उद्देश्य के लिए लोगों को एकत्रित करने की प्रक्रिया को हम लामबंदी कहते हैं। मान लो हम अभी जाके सरकार से मांग करें, क्या मेरी बात सरकार मानेगी? लेकिन हम 1 लाख स्टूडेंट जाके मांग करें, हम स्टूडेंट के रूप में अकेले गए, मानेगी बात है। लेकिन 1 लाख स्टूडेंट जाएंगे तब कम से कम उस पर ध्यान देगी, वो नेशनल न्यूज तो बनेगा ही बनेगा, ठीक, देश में उसकी चर्चा होगी ही होगी। सरकार भी उसको कह सकते हैं, अब जैसन सरकार है वो तो नहीं मानेगी, थेथर के जड़ है, लेकिन कह सकते हैं कि उसके कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। हम अकेले जाएंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कुत्ता भी नहीं पूछने वाला है। लेकिन 1 लाख जाएंगे तो कम से कम वीडियो तो वायरल होगा ही होगा, तो ये प्रभाव होता है, ठीक, समझ गए ये चीजें। तो अगर लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान ढूंढना है, जो भी आप संघर्ष कर रहे हैं जिस चीज के लिए, वो आपको चाहिए, तो उसके लिए आपके पास जनता होनी चाहिए, भीड़ होनी चाहिए। यानी उस मुद्दे से जुड़े हुए जितने ज़्यादा लोग होंगे सरकार पर उसका प्रभाव उतना ही ज़्यादा पड़ेगा, उसका दबाव उतना ही ज़्यादा पड़ेगा। लामबंदी का अर्थ अभी हम तुमको बता दिए हैं क्या होता है, ऊपर लिखा हुआ भी है। लोगों को संगठित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? लामबंदी कहते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो संघर्ष करते हैं वो बिना संगठन के मतलब सरकार से मांग कर ही नहीं सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है और दूसरी जो संस्थाएं वो कर देते हैं। जैसे मान लो सरकार से मांग करने का मतलब है आप कार्यपालिका से मांग कर रहे हैं। कई बार ये क्या होता है कि इसमें जो न्यायपालिका है या तुमको मान लो विधायिका है वही सब काम कर देता है। वही जैसे देखो यहाँ संसद और न्यायपालिका आ गया, इसके माध्यम से भी संघर्षों का समाधान हो जाता है। मान लो छात्रों की मांग चल रहा है, सीधे न्यायपालिका आदेश दे दिया कि छात्रों की जो मांग है वो मिलना चाहिए। या आपको आंदोलन करने से पहले ही मान लो हम रोजगार के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, न्यायपालिका नियम ला दिया कि नहीं लोगों को रोजगार, भारत सरकार को हर साल अब चाहे वो जैसे दे, मान लो कह देवे कि 1 करोड़ रोजगार देना पड़ेगा पूरे भारत में, ये नियम ला देवे तो देना पड़ेगा। अब हमको रोजगार के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, पहले ही मिल गया। चीज क्लियर हुआ? कई बार का होता है जिसे हमको मान लो रोजगार चाहिए तो रोजगार के लिए हमको सरकार से संघर्ष करना पड़ेगा, आंदोलन करेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि हमको रोजगार दो, तब सरकार देगी। कई बार ये करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। मान लो न्यायपालिका नियम लेके आ जाए, संविधान में नियम बन जाए कि हर साल देश में 1 करोड़ रोजगार तुमको देना है सरकार को, चाहे जैसे तुम दो, तो अब बताओ हमको रोजगार मांगने की जरूरत है? जो चीज़ हम करना चाह रहे थे वो न्यायपालिका कर दी। या मान लो न्यायपालिका की जगह विधायिक संसद में बैठक हुआ, जो विपक्ष के दल हैं वो पक्ष वाला से पूछ देगा कार्यपालिका से कि भैया आप रोजगार देने की बात कहे थे, रोजगार दिए, लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? तो वहाँ पे हमारा जो प्रतिनिधि है वो सरकार के सामने अपनी बात रख रही है। यानी हमारा जो चुना हुआ सांसद है जो विपक्ष में है वो सरकार को पूछ रही है, यानी कांग्रेस बीजेपी से पूछेगी कि आप रोजगार देने का वादा करके सरकार में आए थे तो रोजगार लोगों को दिए, कितना दिए, रिपोर्ट दिखाइए हमको। अब जब वही मांग कर रहा है संसद में, उसके ऊपर सवाल उठ रहा है तो क्या हमको आंदोलन करने की आवश्यकता है? तो कई बार हमारी मांगों को हमें मांगने की जरूरत नहीं होती है। कई बार जो बाकी के न्यायपालिका और संसद जैसे जो संस्था हैं वही उसकी मांग कर लेते हैं और हम लोगों को संघर्ष नहीं करना पड़ता है, पहले ही उसका समाधान हो जाता है। और जब इस पे संसद भी कुछ नहीं कर पाती है, न्यायपालिका भी कुछ नहीं कर पाती है, तब हम लोग संघर्ष करके सरकार से अपनी मांग को मनवाते हैं, उस पर दबाव डालते हैं। समझे? लोकतांत्रिक देशों में जन संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का आधार राजनीतिक संगठन से होता है। अब अगर आप किसी पर संघर्ष करना चाहते हैं, यानी उस पर आप दबाव डालना चाहते हैं सरकार पर, तो आपको एक संगठन की जरूरत पड़ेगी। अब चाहे वो राजनीतिक दल हो, जैसे कांग्रेस है, ठीक, वैसे करके आप करिए, या अपना एक संगठन बनाइए, जैसे छात्र संगठन बना के मांग कीजिए। लेकिन आपको एक संगठन की आवश्यकता पड़ेगी, आप अकेले सरकार पे दबाव नहीं डाल सकते हैं। आपको अगर संघर्ष को सफल बनाना है तो आपको आवश्यकता है किस चीज की? संगठन की। अब वो संगठन राजनीतिक दल वाला हो, चाहे दबाव समूह वाला बनाइए, चाहे अन्य संगठन कुछ भी बनाइए, लेकिन आपको एक संगठन की जरूरत पड़ेगी।
समझ गए? जन संघर्ष में जनता की भागीदारी भले ही स्वतः स्फूर्त हो। जो जन संघर्ष होता है उसमें जनता आता तो अपनी इच्छा से है। हम लोग अपनी इच्छा से, जब हमको हम यहाँ पे मान लो अभी 25 साल के हो गए, हमको कोई रोजगार नहीं मिला, तो हमको ये दिख रहा है ना कि सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, हम इतना पढ़े लिखे हमको रोजगार नहीं दे रही है। तो हमारे जैसे कितने देश में 25 वर्ष के लोग हैं पढ़े लिखे जिनको रोजगार नहीं मिल रही है। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो बाकी लोग भी उसका सपोर्ट कर देंगे और अपनी इच्छा से उसमें आकर के शामिल होंगे। लेकिन हम भले खुद से आंदोलित हुए हों, लेकिन अगर उस आंदोलन को, उस संघर्ष को सफल बनाना है तो एक संगठन की जरूरत पड़ेगी और उसमें एक लीडर की भी जरूरत पड़ेगी। मान लो आगे हम मांग किए तो लोग हम ही को क्या कर देगा, लीडर बना देगा, और मेरे नीचे 1 लाख 2 लाख जितना भी स्टूडेंट है, 10,000 20,000 वो रहेगा, और हम सब मिलकर के प्रदर्शन करेंगे, धारणा देंगे, आंदोलन करेंगे और सरकार के वो अपने मांगों के तरफ ध्यान को खींचेंगे। तो ये काम अगर आपको करना है तो एक यहाँ पे संगठन की जरूरत तो आपको पड़ेगी। उसमें हो सकता है कि कोई राजनीतिक दल आपके सपोर्ट में आ जाए, जिसे हम मांग किया कांग्रेस मेरे साथ मिल जाए तो और बढ़िया है, एक राजनीतिक दल साथ है मेरे साथ मिलकर उसकी मांग कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हम अपने मांग को इसी तरह से सफल बना सकते हैं। तो देखो यहाँ उदाहरण दे दिया है इसमें क्या क्या होता है। जैसे राजनीतिक दल हो गया, दबाव समूह हो गया या आंदोलनकारी समूह हुआ, ये सब राजनीति में सकारात्मक तरीके से भूमिका निभाते हैं, सरकार से मांग रखने में ये मदद करते हैं। ऐसे करके हम सरकार से अपने मांगों को मांगते हैं। नेपाल और बोलिविया में जो जन संघर्ष हुआ है या किसी भी देश में जो जन संघर्ष हुआ है तो देखना वहाँ पे जरूर राजनीतिक पार्टी होगा और पार्टियों के बीच टकराव था। आयरलैंड में जो टकराव हो रहा था पार्टियों के बीच, यूगोस्लाविया में जो टकराव हुआ है पार्टियों के बीच, बेल्जियम में पढ़ो, भारत में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, किसके बीच टकराव चल रहा था? 2 राजनीतिक दलों के बीच। या ये कहो कि वो दोनों अपने सत्ता में आने के लिए किया हो चाहे जैसे किया हो, वहाँ पे जो भी जन संघर्ष हुआ है उसमें एक राजनीतिक दल था। क्लियर है? बिना राजनीतिक दल के संगठन हो ही नहीं, संघर्ष हो ही नहीं सकता है। ठीक, हमने के छात्र आंदोलन हुआ है वो एक छात्र संगठन ने किया था, लेकिन उसमें से कई सारे आगे चल के लीडर भी बने हैं। लालू यादव उसी में से निकल के आए हैं, नीतीश कुमार वहीं से निकल के आए हैं उसी आंदोलन से, यूपी के मुलायम सिंह उसी से निकल के आए हैं, कई सारे लोग उससे निकल कर आए हैं। तो कई बार अब ये जयप्रकाश नारायण आगे चल के राजनीतिक पार्टी गठन कर लेते हैं, ठीक, जो उसके लीडर थे। तो कई बार संगठन हम बनाते हैं, फिर वो संगठन किसका रूप लेता है? राजनीतिक दल। हम लोग 1857 के बाद जितना भी संघर्ष किए हैं, 1885 में पहले राजनीतिक दल बनाए और तभी सरकार से संघर्ष किए हैं। तो संघर्षों में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसी के माध्यम से करते हैं। ठीक, अब देखो हम लोग लोकतंत्र में अपनी भूमिका 2 तरह से निभाते हैं। लोकतंत्र में हमारी भूमिका कितने तरह से होती है? 2 तरह से। एक होता है प्रत्यक्ष भूमिका और एक होता है अप्रत्यक्ष भूमिका। प्रत्यक्ष मतलब यही राजनीतिक दल, यानी सरकार में रह के ही, जैसे एक तरफ बीजेपी अभी सरकार में है, ठीक, और दूसरी तरफ कौन है? कांग्रेस। तो सरकार में कांग्रेस है कि बीजेपी है? सांसद तो दोनों है, संसद में कांग्रेस भी बैठ रही है और बीजेपी भी, लेकिन सरकार में कौन है? तो बीजेपी का काम कर रही है न कर रही है, इसका सवाल जवाब कौन करता है? कांग्रेस। तो कांग्रेस प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र में भागीदारी हो रहा है, बीजेपी प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र में है, वही दोनों मिलकर ना नियम कानून बनाता है। काम है बनाने का बीजेपी का, लेकिन अगर बीजेपी काम नहीं करेगा तो उसको कान पकड़ के कौन उठेगा? विपक्ष में जो कांग्रेस या बाकी के जो भी पार्टी हैं, मुख्य रूप से कांग्रेस को ले लेते हैं, तो कांग्रेस क्या करती है? सवाल करती है कि आप क्या कर रहे हैं, 3 साल 4 साल से आप ऐसे कहेगा कि 15 साल से आप सरकार में हैं, क्या बदलाव किए, जवाब दीजिए हमको, कितना रोजगार दिए, कितना डेवलपमेंट किए, कहाँ है 15 लाख रुपया, कहाँ है काला धन? ये सब सवाल कौन करती है? विपक्ष वाला। वो क्या है? एक राजनीतिक दल है और वो प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभा रही है, उसी पर लोकतंत्र निर्भर है। और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से भी होते हैं, उसको भी देखेंगे। तो समझ गए? राजनीतिक दलों का निर्माण करके, चुनाव में भाग लेकर के, सरकार के निर्माण करके हम लोग राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से अपना भागीदारी करते हैं। ये क्लियर हो गया? ठीक,
कि ये सारे अगर काम किए हैं तो आप प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र को प्रभावित कर रहे हैं, उसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उसमें भाग ले रहे हैं। अप्रत्यक्ष में होता है कि उसमें हम डायरेक्ट नहीं जाते हैं, इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट ना जाने का कोई कारण होता है, प्रत्यक्ष रूप से न जाने का कोई कारण। जैसे मान लो कारण में आता है कि यहाँ पे किसी को देखो दिया गया है कि समाज का प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष ढंग से लोकतंत्र में भागीदारी नहीं करता है। सबको जब हम सरकारें में नहीं जा सकते हैं, उसके कई कारण हैं। पहला कारण जैसे देखो दिया गया है, मान लीजिए किसी को इसमें जाने की इच्छा नहीं हो, सरकार है हमको में जाने की इच्छा नहीं है तो हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं जाने का मतलब थोड़े कि लोकतंत्र को हम प्रभावित नहीं करेंगे, हम आंदोलन करके करेंगे, सरकार में जाके नहीं कर सकते हैं तो बाहर रह के करेंगे। तो एक कारण होगा कि मान लो किसी को उसमें जाने की इच्छा नहीं हो, ठीक, तो देश के सब कोई नहीं जा सकता है। दूसरा है, मान लो हमको जाने की इच्छा है लेकिन वो जाने के लिए जो योग्यता चाहिए वो योग्यता मेरे पास नहीं है, तब पर भी हम नहीं जाएंगे। या मान लो ये दोनों चीज है लेकिन हमने के देश के जनसंख्या इतना है कि सबको हम सरकार में भागीदार नहीं बना सकते। 140 करोड़ के बनभूम सरकार में भागीदार, ये संभव चीज है, तो सब कोई नहीं जा सकता है। तो मान लो उसका कुछ हिस्सा गया, हम लोग के संसद में कितना लोग जाता है, 140 करोड़ में से 543 यहाँ और 245 राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा मिला के इतने लोग जाता है। इतने लोग पर पूरा तुमको देश के शासन व्यवस्था केंद्र लेवल पर निर्भर है। तो ये जो लोग हैं ये लोकतंत्र में प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग अपना संगठन बना करके, आंदोलन प्रदर्शन करके, दबाव समूह के गठन करके हम इन लोगों पर दबाव डालते हैं कि अगर आप हमारी मांगों को नहीं मानिएगा तो अगले इलेक्शन में हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। और इससे सरकार में भय रहती है, डर रहती है कि अगर ये हमारा सपोर्ट नहीं करेगा तो अगली बार हम इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, हम सत्ता में नहीं रहेंगे। इसलिए अगर हमको सत्ता में रहना है तो इनकी बातों की ओर हमको ध्यान तो देना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्ट सरकार में नहीं है, कहाँ हैं, सरकार से बाहर, लेकिन सरकार को प्रभावित कर रहे हैं। सरकार हमारी बातों को सुन रही है, उसका कुछ वजह होता है। अब है हमने के भारत में जन संघर्ष की क्या भूमिका रहा है लोकतंत्र में। लोकतंत्र के पहले तो अंग्रेज के साथ चलवे किया है। आज़ादी के बाद जब लोकतंत्र की स्थापना हुआ तब क्या हमारे देश में जन संघर्ष हुआ है तो क्यों हुआ और उसका क्या परिणाम रहा, उन सब चीज़ों को देखने वाले हैं। तो देखो हम लोगों को पता है कि हम लोग कब स्वतंत्र हुए, 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने अपना संविधान को लागू किया और अपने देश में लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना किए। यानी कि हम लोकतांत्रिक रहेंगे और गणतंत्र रहेंगे। जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का वो भी चुन करके आएगा, तो गणतंत्र है और जनता के शासन चलता है। और प्रत्यक्ष रूप से चुनाव, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव अलग विषय है। हमने के अभी शासन व्यवस्था देखना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य, विधान परिषद, लोग का चुनाव हम लोग नहीं करते, वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। हम लोग विधानसभा, लोकसभा के चुनाव करते हैं, उसके बाद हम लोग ये जो स्थानीय सरकार है इसका चुनाव करते हैं, वो प्रत्यक्ष में आता है। वो चीज़ यहाँ नहीं देखना है। हम लोग समझना ये कि 15 अगस्त 1947 को हमने आज़ाद हुए ब्रिटेन से। आज़ाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 तक हम लोग अपना संविधान लागू किए और संविधान लागू होते ही भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र देश के रूप में दुनिया के सामने उभर के आया। अब यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई। अब लोकतंत्र में शुरू में तो ठीक ठाक रहा, ऐसा नहीं है कि आंदोलन नहीं हुआ है। लोकतंत्र की स्थापना होते ही संघर्ष हुआ है। और आप लोग याद कीजिए वही 1950-52 के टाइम जब भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए आंदोलन चल रहा था आंध्र प्रदेश में, रामलू राजू भूखे रह के मर गए थे। संघर्ष तो तब भी चल रहा था, लेकिन वो सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है तुमको यहाँ पे चैप्टर में सबसे ज्यादा 1970 के दशक मतलब समझ रही है, 1970 से 80 के बीच जो भारत की राजनीति रही है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम का जो जन संघर्ष है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी हम कई सारे जन संघर्ष को पढ़ने वाले हैं जो इसके पहले या बाद के हैं, लेकिन ये वाला जो टाइम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ था कि 1971 में लोकसभा के चुनाव हुआ,
और इस चुनाव में इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी और वो चुनाव को जीती भी और अपना सरकार के भी निर्माण की, सरकार भी गठन कर ली। कहाँ? केंद्र में। समझ गए? पहला हुआ था 1951 में। समझी? लोकसभा के चुनाव को ही आम सभा का चुनाव कहा जाता है। समझी? क्लियर है? तो 1951-52 में पहला हुआ था, 51 में शुरू हुआ था और 52 में खत्म हुआ था। तो ऐसे 52 माना जाता है, कभी कभी 51 भी आ जाता है। ठीक, तो वो पहली बार हुई थी। ये तुमको जो चुनाव हो रहा है वो शायद चौथी या पांचवी है, अगर आप निकालो तो निकाल सकते हो। चौथी है, पंचों को 20। ठीक, पंचों को 20 71 आ गया, 51 से 71, चौथी चुनाव चल रही है। ठीक, और इस चुनाव में इंदिरा गांधी कांग्रेस को जिताई। अब कांग्रेस को उसके पहले की कुछ कहानी है। जवाहरलाल नेहरू मर चुके हैं, उनका देहांत हो चुका है, स्वर्गवास हो चुका है। अटल बिहारी करें, हमारे ये लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हो चुका है, वो भी नहीं है। और भारत की राजनीति में खास करके कांग्रेस में, क्योंकि उस टाइम पे क्यों वो पार्टी था शक्तिशाली कांग्रेस, उसका केंद्र में भी सरकार उसी का और राज्य में भी सरकार उसी का होता था। ठीक, लगातार 4 को चुनाव में जो हुआ है ना, लगातार वही जीतते गया है। तो इस टाइम पे थोड़ा हलचल था, क्योंकि जो लीडर थे जवाहरलाल नेहरू वो नहीं रहे, लाल बहादुर शास्त्री एक अच्छे लीडर के रूप में उभरे थे, लेकिन वो भी नहीं रहे। तो अब अगला लीडर हो कौन, इस बात को लेकर के कांग्रेस में टकराव चल रहा था। इंदिरा गांधी को बनाया जाए ना बनाया जाए, इस बात को लेकर के टकराव चल रहा था। उसकी एक लंबी कहानी है, 12th में पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ पे शॉर्ट में हमने यही जानना है कि सब मिलाकर के इंदिरा गांधी 1971 के चुनाव में क्या करती है, जीत जाती है, प्रधानमंत्री के पद पर बैठती है। और 75 में इंदिरा गांधी देश के अंदर आपातकाल की घोषणा करती है। ठीक, अब ये आपातकाल की घोषणा क्यों करते हैं, उसके कुछ कारण है जो हम लोग आज पढ़ेंगे। उसके बाद 77 में जाके 18 महीने के बाद वो आपातकाल खत्म होता है और 77 में एक बार फिर से केंद्र में चुनाव होता है। और इस चुनाव में पहली बार कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है। ये पहला टाइम था ना जब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी केंद्र में, नहीं तो आज़ादी के बाद लगातार इसी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की। और इस बार किसकी सरकार बनती है, जनता पार्टी के। ठीक, हाँ, पार्टी का नाम है जनता पार्टी। ठीक, तो ये घटना होता है। अब ये जो जन संघर्ष होता है, उस जन संघर्ष के कुछ कारण होते हैं। उसमें फिर आगे कहानी है, 77 में भले जनता पार्टी की सरकार बना, लेकिन 80 में फिर इंदिरा गांधी आ जाती है 3 साल बाद। तो एक कहानी है, आज हम लोग उसको भी देखेंगे, आने दो उसको। जन संघर्ष के कारण देखो क्या होता है, क्यों होता है लोगों के बीच टकराव, क्यों होता है जन संघर्ष। तो उसके कुछ वजह हैं। आप लोग 20 मिनट लेट शुरू किए, हम 20 मिनट खींचेंगे। जन संघर्ष क्यों होता है, लोकतंत्र में फैसला आम सहमति से लिया जाता है, जनता की सहमति होना चाहिए। और जब फैसला जनता के सहमति के अनुसार ना हो, जनता के मत को अनदेखा करके लिया जाता है, उनके हितों को नज़रअंदाज करके जब भी लोकतंत्र में फैसला लिया जाता है तो जनता उसका विरोध करती है। और जन्म होता है किसका, जन संघर्ष का। सरकार और जनता के बीच टकराव शुरू होता है, जिसको हम लोग जन संघर्ष कहते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, सरकार पर दबाव बना करके उसको मजबूर किया जाता है कि तुम जो फैसला ले रहे हो वो हमारे हित में लो, हमारे विरुद्ध जाके तुम नहीं ले सकते हो। तो जन संघर्ष का यही कारण होता है। जन संघर्ष के महत्व क्या है, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष सरकार को तानाशाह होने एवं मनमाना निर्णय लेने से रोकती है, इसका महत्व है। जब जन संघर्ष होता है तो सरकार अपना मनमानी नहीं कर सकती है, वो तानाशाह नहीं बन सकती है, क्योंकि जनता उस पर क्या करता है, दबाव डाल देता है और उसको मनमानी करने से रोकता है। इसलिए जन संघर्ष बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जन संघर्ष से राजनीतिक संगठनों का विकास होता है। जब 1975 में जन संघर्ष हुआ, 74 में शुरू होता है छात्र आंदोलन। तो उसके बाद देखो आज तुम्हारे पास लालू यादव, नीतीश कुमार जैसे नेता उभर के सामने है। कई सारी राजनीतिक पार्टी जो जनता पार्टी बनी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को गिराने के लिए, कांग्रेस को खत्म करने के लिए जनता पार्टी का गठन किया गया था। 7 वो राजनीतिक दल मिल करके एक दल बनाया, जनता पार्टी। किसके लिए, कांग्रेस के विरुद्ध में जाने के लिए, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए, उसको हराने के लिए। तो जब भी जन संघर्ष होता है तो कई सारे नए राजनीतिक संगठनों का भी
जन्म होता है। इसके अलावे ये राजनीतिक दल क्या करता है, लोगों के समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। तो ये सब उसके महत्व हैं। अब आइए हम लोग बिहार के छात्र आंदोलन, और पूरा छात्र आंदोलन पढ़िए, जल्दी जल्दी खत्म करना है। 12 पेज है, कहानी एकदम खाली कहानी समझते जाना है, कुछ हमको इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुमको सुनना है और डेट को याद करना है। समझो क्या होता है। नहीं, ये 1974 में हुआ था, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। हाँ, जेकरा कारण इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाना पड़ा, इंदिरा गांधी के पूरा सरकार हिल गई थी। वो पढ़ना है। सुनिए अब यहाँ पे एकदम एक करे, खाली सुनते जाइए, 10 से 15 मिनट में हम सुना के खत्म करते हैं। सुनिए, 1971 में लोकसभा के चुनाव हुआ, और इस चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ के नारा दिया। जैसे ही गरीबी हटाओ के नारा दिया, लोगों को लगा कि यही वो पार्टी है जो हम लोगों को गरीबी से बाहर निकाल सकती है। लोगों ने पूरा वोट किया कांग्रेस को, और कांग्रेस बहुमत में आया, यानी चुनाव जीता और सरकार के गठन किया। कहाँ? केंद्र में। समझिए, अब चुनाव लोकसभा को रहा है तो सरकार भी तो वहीं बनेगी। तो यहाँ पे ये चीज हुआ। 1971 से 72 आ गया, लेकिन जो ये वादा हुआ था, वो वादा का इतना सा भी सकारात्मक लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था। बाद के वर्षों में, ये 71-72 के बाद वर्षों में देश के सामाजिक और आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। गरीबी हटाओ का नारा दिया, 72 आ गया, अभी तक कोई सुधार, एक भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिससे लगे कि गरीबी में सुधार होने वाला है। उसके बाद इसी टाइम पे क्या हो गया था, 1971 में भारत पाकिस्तान का लड़ाई हुआ, और उस युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान जो था उसको अलग करके बांग्लादेश बना दिया गया। युद्ध के दौरान कई सारे लोग युद्ध के डर से भाग करके कहाँ आ गए थे, बांग्लादेश से भारत में शरण लिए हुए थे। तो उनका खाना पीना ये सब जो है वो हमनी के खेत से जा रहा था, हमनी के सरकार के जा रहा था। तो इस वजह से भी हमारी अर्थव्यवस्था का हो गई, थोड़ा गड़बड़ा गई, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पे बांग्लादेश से आ गए थे। अब मान लो यहाँ में इतना लोग के व्यवस्था किए हैं खाना के, बगल में मार हो जाए, वहाँ के लोग यहाँ आ जाए, तो हमने के खाना घटेगा कि नहीं घटेगा? तो काम गड़बड़ा कि नहीं? अब उस सबके खाना पूर्ति कराने में देश के हमारे बगली से पैसा खर्चा होगा कि ना होगा? तो हमारा अर्थव्यवस्था कमजोर होगा कि ना होगा? वही चीज़ किसके साथ हो गया? हमारे देश के साथ। प्लस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब बांग्लादेश को अलग करके हम स्वतंत्र राष्ट्र बनाए तो अमेरिका इसके विरुद्ध था, क्योंकि अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान के पक्ष में रहा है, पाकिस्तान इसमें हार गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अमेरिका ने हम लोगों पर पाबंदी लगा दिया कि कोई भी देश भारत का मदद नहीं करेगा। तब कहाँ जाएगा? आस पड़ोस के जो देश वो मदद करने के लिए आपको तैयार नहीं है। तो ये भी एक समस्या। प्लस में जो तेल है, तेल की कीमत पूरा बढ़ रहा था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, यानी महंगाई, सब मिला के कहो कि एक और कारण का था, महंगाई आ गई। ठीक, अब इन सब चीज़ों को इतना चीज हो ही रहा था कि ऊपर से प्रकृति ने भी अपना कहर ढारा। 1972-73 में देश में बारिशें नहीं हुई ठीक से, और जो फसल होती थी जिसपे कि हमारा अर्थव्यवस्था टिका हुआ था वो भी क्या हो गया, चरमरा गया, डमाडोल हो गया। ये सब वो परिस्थिति है जिसके कारण देश के लोग बहुत परेशान हो चुके थे, और उन लोगों के पास आंदोलन करने के अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। तो इतना सारा घटना हो रहा था, और इन सारी घटनाओं के कारण देश में पूरा असंतोष के माहौल है। सब लोग सरकार पे गुस्सा है कि सरकार जो वादा करके, जो नारा दे करके आई थी, उसमें इतना सा भी कोई बदलाव नहीं कर पा रही है, बल्कि परिस्थिति और पहले से बदतर हो रहा है। और इसी को लेकर के 1974 में बिहार के जो छात्र लोग हैं वो कर देते हैं आंदोलन। समझ गए? और यहीं से शुरू हुआ क्या चीज, बिहार का छात्र आंदोलन। किसके विरुद्ध? बिहार सरकार के विरुद्ध। छात्रों ने कहा कि अब हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो हमारा कोई लीडर चाहिए। तो इन लोगों ने लीडर किसको चुना? तो उनको कहा जाता है लोक नायक जयप्रकाश नारायण। नहीं, उस टाइम पे छात्र नहीं थे। अरे जैसे मान लो तूने स्टूडेंट है, हम बढ़िया लीडर हैं, तो हमको चुन लिया कि आप हमारा आंदोलन कीजिए। जैसे मान लो हमने आंदोलन कर रहे हैं, हमारा लगा कि कोई नेता बढ़िया है, जैसे मान लो चिराग पासवान लगा, या प्रशांत किशोर लगा, या तेजस्वी यादव, तो हम अपने आंदोलन में उसको क्या कर लिए, जैसे छात्र आंदोलन चल रहा था तो उसमें प्रशांत किशोर आया था ना जी, आंदोलन में रहा था ना, वो आंदोलन को और बड़ा बना देता कि नहीं ये आंदोलन को हम चलाएंगे, तो लीडर हो जाता उसका। समझ गए? तो छात्रों ने, एक नेता है ये,
एक लीडर है जिनका नाम है जयप्रकाश नारायण। इनको लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है, लोगों का नायक। सवाल पूछ सकता है कि लोक नायक के नाम से किसे जानते हैं, तो जयप्रकाश नारायण को। तो उन लोगों ने इनको अपना लीडर चुना। जयप्रकाश नारायण कहे कि ठीक है भाई, हम तुम्हारे लीडर रहेंगे, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? जो आंदोलन चलेगा वो अहिंसक रहेगा, कहीं भी कोई मारपीट झगड़ा ये सब नहीं होगा, एकदम गांधीवादी विचारधारा के, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सिर्फ आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और सरकार से अपनी मांग करेंगे, उससे इस्तीफा मांगेंगे, जो भी मांग है वो रखेंगे। तो ये अहिंसक रहेगा, ये कह करके यहाँ पे इसको तैयार कर लेते हैं। और प्लस में चीज और कहते हैं कि आंदोलन बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, इसको हम पूरे देश में फैलाएंगे। छात्र सब कहा कि ठीक है, हम आपके तैयार हैं, आंदोलन अहिंसक भी रहेगा और इसको बिहार तक सीमित नहीं रखेंगे, दूसरे राज्यों में भी इसको हम चलाएंगे। इस तरह से आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन शुरू होते ही यहाँ पे बिहार के छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक रूप धर लिया, यानी राजनीति उसमें शामिल हो गया। वो राजनीतिक रूप से उस पर काम करने लगा, क्योंकि लीडर कौन है? जयप्रकाश नारायण। और उसके बाद जयप्रकाश नारायण के निवेदन पर, उनके आग्रह पर, ये भले आंदोलन छात्रों ने शुरू किया था, लेकिन बाकी वर्ग के लोग भी इसमें जुड़ गए। जैसे तुमको असहयोग आंदोलन और सविनय के आंदोलन में कैसे गांधी जी के कहने पर बाकी लोग जुड़ जाते थे आंदोलन में, वैसे यहाँ पे छात्र तो इसमें साथ में थे ही, जो दूसरे लोग थे, मजदूर, किसान वगैरह जो भी थे, वे सभी लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए। आंदोलन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को खत्म करने का, बर्खास्त करने का मांग किया कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, ये सरकार में रहने लायक नहीं है, ये मांग किए। आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किए। ये भी याद रखना, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का जो ये नारा दिया था, उसका उद्देश्य था कि भारत में एक सच्चे लोकतंत्र की हम स्थापना करें। ठीक, ये जो झूठा हुआ लोकतंत्र चल रहा है वो न चले, जनसंघर्ष चल रहा है मांग को लेकर के। आगे देखिए, बिहार सरकार के विरुद्ध सरकार की इस्तीफा के लिए घेराव, हड़ताल, ये सारी चीजें करने लगा। यानी सरकार पे, पूरा बिहार सरकार पे दबाव डाला गया कि ये इस्तीफा दे देवे, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दिया। जयप्रकाश नारायण की इच्छा थी कि बिहार का यह आंदोलन सिर्फ बिहार में न रहे, बल्कि देश के अन्य भागों में भी इसको फैलाएं और बड़ा करें। और एक चीज और है, जब बिहार में हम लोगों को छात्र आंदोलन चल रहा था, उसी टाइम गुजरात में भी एक चीज हो रहा था। गुजरात में वहां के रेलवे कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल कर रहे थे सरकार के खिलाफ, यानी वहां भी आंदोलन चल रहा है और यहाँ भी। जयप्रकाश नारायण कहे कि रुक जाओ, एक काम करते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे गांधी जी के थे असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को क्या किए? जोड़ दे के रुक बड़का कर देते हैं। उसी क्या किए? उसको बड़ा बना दिए। ठीक, जयप्रकाश नारायण ने 1975 में दिल्ली में संसद मार्च की, यानी कि संसद तक प्रदर्शन करने का योजना बनाए। और वहाँ के जो दिल्ली में जो गांधी मैदान है वहाँ पे उसका, हाँ बोलो, अरे गांधी मैदान हर शहर में रहता है, गयो में है। ठीक, देखो तो वहां पे क्या किए? रैली रखे, और जितना भीड़ यहाँ जमा हुआ था इस आंदोलन में, आज तक उतनी भीड़ जमा नहीं हुई थी। अगर गांधी जी के आंदोलन को छोड़ दो तब, ऐसे नॉर्मल जो भी आंदोलन हुए हैं, इतनी भीड़ जमा नहीं हुई थी। गुजरात और बिहार दोनों राज्य के आंदोलन को कांग्रेस विरोधी आंदोलन माना गया। सरकार करिए कि दोनों देशद्रोही आंदोलन है, सरकार के खिलाफ करोगे तो सरकार सीधे देशद्रोही कह देता है कि दोनों कांग्रेस के विरोध में है, व्यक्तिगत रूप लाके किया जा रहा है। इंदिरा गांधी के मानना था कि ये आंदोलन सिर्फ उनके लिए किया जा रहा है, व्यक्तिगत है, पर्सनल लड़ाई के लिए किया जा रहा है। और ये सब चीज चल ही रहा था कि इंदिरा गांधी पर एक चीज और आ गया। इंदिरा गांधी जब 1971 की चुनाव लड़ी थी तो उसमें उन पे एक केस हो गया था इलाहाबाद कोर्ट में कि इंदिरा गांधी सरकारी संपत्ति का प्रयोग किए हैं चुनाव में, जो कि गैर कानूनी होता है, आप नहीं कर सकते हैं। और ये चीज प्रूफ हो गया कि इंदिरा गांधी चुनाव में सरकारी संपत्ति का, यानी गाड़ी घोड़ा जो भी रुपया पैसा है या सरकारी जो लोग उनका उपयोग की है। तो इलाहाबाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इंदिरा गांधी के सांसद वाली जो सदस्यता है वो रद्द, आप चुनाव गलत तरीके से लड़े इसलिए आपको सांसद नहीं रखा जाएगा। इंदिरा गांधी ये बात लेकर के पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आप पद पर तो रहिएगा लेकिन आप संसद में बैठने नहीं जाइएगा, यानी आप प्रधानमंत्री हैं लेकिन फिलहाल आप संसद में
नहीं बैठ सकती हैं। तो जब तक वो संसद में नहीं बैठेंगी अपना बचाव कैसे करेगी? संसद में नहीं है तो आप प्रधानमंत्री कैसे रहिएगा? संसद प्रधानमंत्री रहने के लिए आपको राज्यसभा या लोकसभा में आपका सदस्यता होना चाहिए। आपको दोनों में से कोई नहीं है, आपका तो रद्द कर दिया गया है। अब इंदिरा गांधी के ला के अब तो हमारी कुर्सी गयो, हम सरकार में अब नहीं रहेंगे। ये सब चीज चल रहा था। तब इंदिरा गांधी ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? वहां पे वही इमरजेंसी वाला घटना कि चलो इमरजेंसी लगा देते हैं, लेकिन थोड़ा आगे आएगा, अभी रुको। यहाँ तक उनकी घटना हो गई है, सांसद से उनको हटा दिया गया है। आज जयप्रकाश नारायण ने क्या कहले हैं? कोर्ट जब फैसला दे दिया तो जयप्रकाश नारायण आंदोलन का वो बड़का कर दिया, क्योंकि देखो ये चुट्टी है, चोर है, गलत तरीके से चुनाव लड़ी है, इसको तो एकदम इस्तीफा देना चाहिए और इसको सरकार से अभी के अभी निकाल देना चाहिए। आंदोलन को और बड़का कर दिए। इस आंदोलन में एक काम और कर दिए, जो देश की सेना है, जो पुलिस है, उसको भी कह दिए ना कि आप लोग सरकार की बात मत मानिए, हमारी बातों को मानिए, क्योंकि आपका जो सरकार है वो खुद गलत तरीके से चुनाव लड़के गई है, तो सिर्फ मेरी बात मानिए, आप भी इस आंदोलन में साथ दीजिए और ऐसे सरकार को हटाइए। इंदिरा गांधी को यहीं से मिल गया मौका। हमने के आपातकाल लगावे के नियम में नियम है कि अगर देश को बाह्य या आंतरिक खतरा हो अशांति के, तो आप देश में आपातकाल लगा सकते हैं। इंदिरा गांधी लगा दी, कही कि देश में आंतरिक अशांति के खतरा है। जयप्रकाश नारायण ने जो बयान दिया है, जो भाषण दिया है, उसमें देश के सेना को भी वो कह रहा है कि आंदोलन में शामिल हो। तो जब देश के सेना ही आंदोलन में शामिल हो जाएगा तो देश की सुरक्षा व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, देश में अशांति आ जाएगी, इसलिए लगा वो इमरजेंसी, आपातकाल। ये फायदा उठा करके उन्होंने आपातकाल लगा दी। आपातकाल कब लगा? 25 जून 1975 के रात में ये घोषणा कर दी गई कि देश में आपातकाल लगाई जाती है। कारण पूछा गया तो कारण कहा गया कि सबसे पहले देश में अशांति के माहौल है, दूसरा अमेरिका ये सब सहायता ये सब नहीं कर रहा था, ताकि विदेशी जो भी देश हैं वो लोग का भी ये साजिश है, और ये सब कह करके बहाना बना करके इंदिरा गांधी क्या कर दी? इमरजेंसी लगा दी। लेकिन कहा जाता है कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी देश के अंदर के अशांति को देख करके नहीं, बल्कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लगाई थी। क्योंकि जैसे ही आपातकाल लगता है, राज्य सरकार के पहले तो सब शक्ति खत्म, न के बराबर, तुम्हारा मौलिक अधिकार लगभग सब खत्म। ये प्रदर्शन वगैरह जो करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सरकार से सवाल जवाब करते हैं, संगठन बनाते हैं, ये सब अधिकार आपका खत्म, क्योंकि अभी आपातकाल है। तो ये आपातकाल लगाई अपने कुर्सी को ऐसे बचाने के लिए। और देखो जैसे ही आपातकाल लगाई, जयप्रकाश नारायण को और इनके साथ जो भी बड़े बड़े नेता थे सबको पकड़ के जेल में, लालू यादव भी बेचारे जेल में गए थे, मार डंडा का अस्थिर कर दिया था। लालू यादव, मुलायम सिंह, रामविलास, नीतीश कुमार, ये सब उस टाइम पे स्टूडेंट थे, छात्र। लालू यादव के भैंस चरावे वाला मत समझना, जहाँ तक हमारी जानकारी वो AN कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट थे, रहते थे देहाती रूप में, गांधी जी जैसन पढ़ लेते भले ब्रिस्टर बाबू, लेकिन गरीबों के बीच, भारतीयों के बीच धोती पहन के खाली रहते थे ताकि उनको लगे कि मेरे बीच का है। तो लालू यादव वो थे। क्या चीज? अरे स्टूडेंट थे इस टाइम पे, जन्म के तू बात कर रहा है, कॉलेज के छात्र थे। और जिस तरह से वो आंदोलन किए, धीरे धीरे उनका एक अलग कहानी, कैसे वो मुख्यमंत्री बने हैं और साथ में कैसे नीतीश कुमार आए हैं, रामविलास पासवान, वो अलग कहानी है एगो। अब वो थोड़े यहाँ पढ़ना है। यहाँ पे समझ गया, जयप्रकाश नारायण गए कहाँ? जेल में, बाकी के लोग भी जेल में। और यहाँ पे सरकार ने निवारक नजरबंदी का, यहाँ पे ऐसे कहो कि निवारक नजरबंदी को लागू कर दिया। इसका मतलब है कि आपको हम गिरफ्तार तो कर लेंगे, लेकिन आप अपने बचाव में कोर्ट में बयानबाजी सब नहीं कर सकते हैं। बचाव के लिए कोई वहाँ वकील वकील कोई नहीं रहेगा। आप जेल में गए तो जेल में रहिए। ये सब चीज़ों को अपना करके क्या किया गया? उस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया गया। 1975 के आपातकाल के दौरान सरकार जितना जाति किया है, वैसा जाति किसी भी लोकतांत्रिक देश में देखने को नहीं मिलता है। कहा जाता है कि इस टाइम पे देश में लोकतंत्र था ही नहीं। लोकतंत्र पूरे देश, तानाशाही कहो, तानाशाही, हमर जो मन है हम वही करेंगे, इस तरह की स्थिति यहाँ पे बन गया था। इस सब कांग्रेस की सरकार है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री है, वो करवाएगा और कौन करवाएगा? बताओ। आगे देखिए, जैसे ही आपातकाल की अवधि खत्म हुआ, 18 महीने तक रहा, आपातकाल खत्म हुई और आपातकाल खत्म होते ही चुनाव की घोषणा की गई कि चुनाव होगा। और 1977 में लोकसभा के
चुनाव हुआ और इस चुनाव में अब जनता अपन पावर दिखाएगी। तू तो दिखा लिया, अब हम दिखाएंगे। और पहली बार ये जो चुनाव हो रहा था लगभग 27 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, हार गए। और सरकार किसकी बनी? जनता पार्टी के। ये जनता पार्टी वही है जो जयप्रकाश नारायण, फिर उस टाइम पे चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, ऐसे बड़े नामी लोग थे। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह तो आगे चल के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। ये है ना चुनाव, इसमें प्रधानमंत्री पहले बनेंगे मोरारजी देसाई 1977 में, और फिर उनके बाद बनेंगे चौधरी चरण सिंह। उतने में 77 से 80 के बीच में दोनों बनते हैं। तो वहाँ की कहानी देखो। लोकसभा के चुनाव हुआ, ठीक। और इस चुनाव में जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में क्या हुआ है, तो यहाँ पे जनता पार्टी जीतती है और कांग्रेस हार जाती है। कहा जाता है कि उस टाइम पे जनता पार्टी को 542 सीट पर चुनाव हुआ था, उसमें से 330 सीट मिला था, पूरा बहुमत भर के। समझ गए? बहुमत के लिए इसका आधा करके एक उसमें जोड़ दो, उतना ही चाहिए। तो इसको तोड़ेगी तो आ जाएगा तुमको कितना? 2 दूनी 4, 2 सते 14, इतना 271 ना। अब प्लस में एक और कर दो तो कितना चाहिए? 272। मिला है कितना? 330। एकदम पूरा बहुमत में है, कोई सरकार नहीं तोड़ सकती है, ठीक। और उसके बाद मोरारजी देसाई को सरकार में लाया गया, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। इंदिरा गांधी स्वयं चुनाव हार गई। कहाँ से? रायबरेली से। और उनके बेटे जो थे संजय गांधी, वो कहाँ से हार गए? अमेठी से। ये दोनों चुनाव हार गए, ठीक। आगे देखिए 1977 के जो चुनाव हुआ वो एक तरह से ये उदाहरण था कि अगर सरकार तानाशाह बनती है तो लोकतंत्र में जनता के क्या पावर होता है, सरकारें को हटा देती है, ठीक। तो ये चीज वहां पे देखने को मिलता है। इंदिरा गांधी की पराजय ने अन्य देशों की तुलना में भारतीय लोकतंत्र को प्रक्रिया को काफी मजबूत किया। ये दिखाया कि भारत में लोकतंत्र कमजोर नहीं है, मजबूत है। यहाँ के जनता जागरूक होता है। सरकार अगर तानाशाह मनमानी करती है तो देश की जनता उस सरकार को ही नकार देती है। उसके बाद 1977 में इसकी सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार बना तो 5 साल रहना चाहिए था, 1982 तक। लेकिन चुनाव हमने के होता है 1980 में। इसका कारण है जो जनता पार्टी है ना, वो 7 गो राजनीतिक दल मिल करके एगो पार्टी बने है जनता पार्टी। अब 7 लड़ रहा है अपने में कि हम प्रधानमंत्री, हम प्रधानमंत्री, हम प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई तो बने, बाद में बने चौधरी चरण सिंह। अब दोनों में ऐसी टकराव चल रहा है पार्टी में, कभी वो उसका सपोर्ट नहीं कराया, उसका ना। और अंततः वहां पे क्या हो गया? बहुमत खो दिया। तब राष्ट्रपति ने कहा कि एक काम करो, तुम इसे सरकार उकार चले वाला नहीं है। चल रहा है टाइम कौन सा? 1980। कहा कि एक काम करो, अब फिर से हम सरकार नहीं बनाएंगे। 3 साल के अंदर में तुम लोग 2 बार सरकार बना चुका है, एक बार मोरारजी देसाई के चला, एक बार चौधरी चरण सिंह के। तो एक काम करो, हम वो सब नहीं जानते हैं, अब फिर से चुनाव होगा। फिर से चुनाव हुआ और अब के चुनाव में देश के समझ में आ गया था कि ये सब अभी नया नया है, सबसे अभी शासन व्यवस्था चलने वाला नहीं है। और एक बार फिर से शासन में कौन आई? इंदिरा गांधी फिर से आ गई। तो ये भी एक बहुत बढ़िया उदाहरण है लोकतंत्र के में जन संघर्ष के पावर, लोकतंत्र की मजबूती, उसको समझने का। पहले जब इंदिरा गांधी गलती की उसको सरकार से हटा दिया गया, जब जनता पार्टी गलती की तो इसको भी सरकार से हटा दिया गया और किसको लाया गया? इंदिरा गांधी के। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे किया गया था। खत्म है अब, पूरा इतने था। 1977 के दशक के बाद भारतीय संविधान में जो भी यहाँ पे उद्देश्यों का क्रियान्वयन, अधिकारों और दबावों की पूर्ति हेतु प्रदेश में, इसके बाद देखो 77 के बाद और 77 के पहले भी देश में और कई सारे आंदोलन छोटे बड़े होते रहे। जैसे कि यहाँ पे क्षेत्रीय पहचान को लेकर के आंदोलन होते रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों की जो अपनी मांग थी उसको लेकर के, नागालैंड मिजोरम के लोग कहते थे कि हम अलग राज्य बनेंगे, हम अलग होंगे, उसको लेकर के वो सीधे कहते हम भारत से अलग होंगे, वो भी आंदोलन चलते रहा है। दक्षिण भारत में लोग यहाँ पे द्रविड़ आंदोलन, भाषा को लेकर के आंदोलन, इसको लेकर के पंजाब, गुजरात, फिर ये छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये मिजोरम, नागालैंड, ये सब इसके उदाहरण है कि आंदोलन कारण ये अलग अलग राज्य बनाए गए। तो ऐसे और भी कई सारे आंदोलन चलते रहे हैं। उन आंदोलनों को हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। आज के लिए आप लोगों को इतना ही था।